दोस्तों नमस्कार। दुनिया इस तेजी से बदलेगी इसकी कल्पना तो कभी भी अमेरिका ने की नहीं होगी। अमेरिका के हाथ में उस ताले की कुंजी हमेशा से रही जिसके आश्रय दुनिया की इकोनॉमी चलती है। और युद्ध में कूदने से ठीक पहले अमेरिका के पास यह मुद्दा था ही नहीं, दुनिया के सामने यह मुद्दा था ही नहीं, या कहें ईरान के पास भी ऐसा कोई ताला था ही नहीं जिसकी कुंजी अमेरिका के पास नहीं हो। लेकिन इस युद्ध के दौर ने दुनिया के सामने एक ऐसी आर्थिक नाकेबंदी की परिस्थितियां पैदा कर दी जिसकी चाबी किसके पास होगी यही सबसे महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में हो गया। और एक झटके में बीते 50 दिनों के पन्ने अगर आप पलटना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आप यह कहने के लिए बेचैन हो जाएं, वाकई 50 दिनों में दुनिया बदल गई। क्योंकि ठीक 50 दिन पहले ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। 20 तारीख फरवरी का महीना था। उस बातचीत में लग रहा था कोई रास्ता निकलेगा, युद्ध की आशंका कहीं नहीं थी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो सपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाए तो उन सपनों के आश्रय अमेरिकी राष्ट्रपति ने उड़ान भर दी। और एक ऐसी उड़ान भरी जिसने 40 दिनों के युद्ध के दौर में अमेरिका को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसकी मजबूरी हो गई वो युद्ध जीतने का ऐलान भी करे और आगे युद्ध ना हो इसकी गुहार भी करे। और पूरी दुनिया के सामने इन्हीं 40 दिनों में एक बात बहुत साफ हो गई, अमेरिका के हाथ से हर वो चाबी निकलती चली गई जिसके आश्रय वो दुनिया की अगुवाई कर रहा था, या दुनिया के सामने यह मैसेज था कि अमेरिका अगुवाई करता है। यह झटका कोई सामान्य नहीं है, यह परिस्थिति कोई सामान्य नहीं है। क्योंकि इन सब के बीच अगर आप ध्यान दीजिए तो 28 फरवरी को जब हमला अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हुआ था, उस वक्त ईरान ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में उसके हाथ में एक ऐसी चाबी होगी जिस चाबी के लिए ही लड़ाई पूरी दुनिया में होगी। और पूरी दुनिया हर उस देश के आश्रय उसके साथ जुटेगी ही जिसके पास यह चाबी होगी। और शायद इसीलिए 20 फरवरी को बातचीत में होर्मुज़ रूट पर कोई बात नहीं थी, एनर्जी क्राइसिस को लेकर कोई बातचीत नहीं थी, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर कोई बातचीत नहीं थी, नाटो के भीतर भी उतना असंतोष नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज भी व्यापार के रास्ते तलाश रही थी, भारत के साथ भी आर्थिक संबंध अमेरिका के धीरे धीरे पटरी पर जा रहे थे। और मिडिल ईस्ट के भीतर ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको लेकर वो कहता कि अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों नहीं, या फिर अमेरिकी मिलिट्री बेस उसके यहां क्यों नहीं। लेकिन एक झटके में सारे मुद्दे पिछड़ते चले गए और सामने आकर खड़ा हो गया होर्मुज़ रूट। एक ऐसा रूट जिस पर तेल की आवाजाही 20 से 25% है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी को वह तकरीबन 48 से 60% तक प्रभावित करता है। एक झटके में दुनिया की अर्थव्यवस्था 30% सिकुड़ती हुई नजर आने लगी। और इसीलिए कल रात भर जो बातचीत होती रही इस्लामाबाद में, उसके मुख्य तौर पे मसला यही था, होर्मुज़ रूट उसकी चाबी किसके पास रहेगी। लेकिन बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि अब सवाल उस ईरान का है जो अभी तक आयतुल्ला अली खामनई को लेकर लड़ रहा था, उनकी जान चली गई। उसके बाद अपने रिजिम को लेकर लड़ रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद कमांडरों को लेकर सवाल थे, लेकिन एक झटके में सेकंड लाइन ने तुरंत चीजों को संभाल लिया। उसके बाद सवाल पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी गार्ड के बीच कोई एक मोटी लकीर खींची जा सकती है, इसको लेकर था, वह भी बात हाथ से निकल गई। बात होते होते हिजबुल्लाह, हमास और हुती लड़ाकों तक चली गई, लेकिन स्थितियां अनुकूल हुई नहीं इजराइल के और अमेरिका के। और इसी से जन्म लिया होर्मुज़ रूट का वो हिस्सा जिसने एक झटके में खाड़ी देशों पर ताला लगा दिया। वो खाड़ी देश जिनकी जमीन पर अमेरिका की मौजूदगी है, वो खाड़ी देश जिनकी इकोनॉमी ट्रिलियन के दायरे में निवेश करती है अमेरिका के भीतर, दुनिया से हथियार खरीदती है और उसमें टॉप पर अमेरिका है। तो वो इकोनॉमी जिसको अभी तक अमेरिका साध रहा था, उसकी चाबी एक झटके में ईरान के हाथ में चली गई, जो बर्दाश्त करने की स्थिति में अमेरिका नहीं था। इसीलिए युद्ध से निकलकर उसने रास्ता जब बनाना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ होर्मुज़ रूट को यह रास्ता कल रात गर्म तेवर थे, नरम नहीं थे, गुस्सा भी था, क्रोश भी था। इस बात का भी जिक्र था, दोनों तरफ से था, कि होर्मुज़ रूट को लेकर तो कभी बातचीत इससे पहले हुई नहीं, पहली बार क्यों। पुरानी परिस्थितियों को देखें, समझे, परखें, यह तो हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई परिस्थिति है। कमोवेश यही स्थिति रही। और शायद इसीलिए आज इस्लामाबाद से लौटने के बाद तेहरान का प्लान बी शुरू हो गया। यह प्लान बी है क्या?
यह प्लान भी पूरे ईरान को नहीं घेरता है। यह प्लान भी पूरे तरीके से अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स जहां पर है या न्यूक्लियर संयंत्र जहां पर है या फिर इस्फान सरीखे शहर में भी अब उससे हटकर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होर्मुज रूट की वो घेराबंदी है। खार्ग आइलैंड पर वो घेराबंदी है। समुद्र के भीतर माइंस को बिछाते हुए और अपने सुरक्षा दायरे में हर किसी को लाने की सोच है। और अमेरिकी जंगी जहाजों को चेतावनी है, खबरदार, एक लकीर के बाद आप आगे बढ़े तो फिर निशाने पर आप ही होंगे। तो क्या बातचीत खत्म, युद्ध की शुरुआत हो गई? शायद नहीं, पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि अब डिप्लोमेसी के तौर तरीके बदल गए। कल तक डिप्लोमेसी युद्ध को लेकर थी, अब डिप्लोमेसी इकोनॉमी को लेकर है। उस इकोनॉमी के दायरे में जिसमें पहली बार यह भी नजर आने लगा कि यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर नाटो कंट्रीज हो या फिर ब्रिटेन ही क्यों ना हो, स्टारमर लगातार कह रहे थे उनकी ट्रंप से बातचीत हुई और अगर बातचीत फेल हो जाती है तो वो अल्टरनेटिव रास्ता निकालने की दिशा में जो 30-40 देश है सब एकजुट होंगे और बड़ी तादाद में होर्मुज रूट को कहीं ना कहीं क्लियर किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर पहले जब वह ओमान से बातचीत कर रहे थे स्टैमर, तो उसके बाद उन्होंने जिन बात का जिक्र किया वो मैसेज बहुत साफ है। मुश्किल हालात पूरी दुनिया के सामने हैं और दबाव बनाने के लिए कि किसी भी हालत में यह चाबी अमेरिका के हाथ में आ जाए, इसीलिए यह पूरी की पूरी बातचीत हो रही थी। ट्रंप बयान दे रहे थे अपने तौर पर, यूरोपीय कंट्रीज और दुनिया भर के भीतर यह मसला उछलते जा रहा था कि किस तरीके से इस रूट को क्लियर कराया जाए, क्योंकि हर ने निराशा जता दी और खुले तौर पर इसको कहने में कोई हिचका नहीं। वाकई बातचीत का समाधान नहीं निकला, ये अच्छे हालात है नहीं। स्टामर ने कहा कोई ना कोई रास्ता अमेरिका और ईरान को निकालना पड़ेगा। जी, अमेरिका और ईरान को निकालना पड़ेगा कोई ना कोई रास्ता। कल तक जिक्र हो रहा था हर हाल में हम खाली करा लेंगे, वैकल्पिक रास्तों को बनाने की दिशा में बात आगे बढ़ रही है। इन तमाम परिस्थितियों में जो प्लान बी है, अब उसमें पूरा देश एकजुट क्यों है? बातचीत के तुरंत बाद संसद के अध्यक्ष और विदेश मंत्री दोनों ने जो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कहा, जो इंटरव्यू दिए, उसका मैसेज एक ही है। बातचीत की मेज पर अमेरिका इसलिए आया क्योंकि अमेरिका युद्ध जीत नहीं पाया, तो उसने सोचा कि बातचीत की मेज पर वो युद्ध जीत लेगा। और युद्ध जीतने का मतलब अगर ईरान की इकोनॉमी, ईरान के होर्मुज रूट, आने वाले वक्त में उसके भविष्य, सब कुछ खरीद फरोख्त की परिस्थिति में एक ऐसी चाबी को वो अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो ईरान देने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरा ईरान एक ही है। यानी 28 फरवरी से पहले की स्थिति को याद कीजिए। ईरान के भीतर प्रदर्शन हो रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां तक कह गए थे आप विरोध करते रहिए, अमेरिका आ रहा है, सेना आ रही है, मदद मिल जाएगी, सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। और इसी तर्ज पर ईरान के लोगों के नाम संदेश कोई दूसरा शख्स नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू दे रहे थे। एक झटके में धीरे धीरे परिस्थिति इस्लामाबाद के बातचीत की मेज पर आकर बदल गई। और अब सवाल मिसाइल और ड्रोन का नहीं है, अब सवाल उस डिप्लोमेसी का है जिस डिप्लोमेसी के आश्रय अमेरिका को अपनी पुरानी ताकत, अपनी पुरानी साख, अपने पुराने दायरे को दोबारा से पाना है। जो कहा गया ईरान के जरिए, हमें लगता है उसमें पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि विदेश मंत्री ने खुले तौर पर यह कहा कि हम अमेरिका के रवैये से निराश हैं। सत्र के दौरान वेंस से नेतान्याहू के संपर्क ने अमेरिका और ईरान वार्ता से ध्यान हटाकर इजराइल के हितों पर केंद्रित कर दिया। अमेरिका ने बातचीत की मेज के माध्यम से वो हासिल करने की कोशिश की जो वह युद्ध के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सका। हम सद्भावना से यहां आए थे। पाकिस्तान से रवाना होने से पहले जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनावश्यक थी। हम अपने हितों और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और तैयार हैं। और उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा यह ईरान के सर्वाइवल की लड़ाई है। उसके No, it's not a war of survival. We are stable and strong enough. We are only defending our people from this act of aggression. And दरअसल यह अच्छा ही हुआ कि युद्ध के बाद सीजफायर और बातचीत की मेज पर अमेरिका और ईरान आमने सामने आकर खड़े हो गए। और पहली बार अमेरिका जो कह रहा है और उसके जो दिल में है, दोनों दो धाराओं में इसलिए नजर आए क्योंकि ईरान पर अमेरिका कब्जा कर भी लेगा तो क्या होगा? अमेरिका को ईरान पे कब्जा नहीं बल्कि अमेरिका के अनुकूल सत्ता चाहिए, जिससे वह ईरान के भीतर के तेल से लेकर यूरेनियम एनरिचमेंट जो वहां पर मौजूद है उससे लेकर होर्मुज रूट की चाबी अपने हाथ में वो चाहता है।
और यही वो सवाल था कि अब युद्ध शायद उस तर्ज पे लड़ा नहीं जाएगा जो लड़ा जा रहा था इससे पहले, जिसमें मिसाइलें थी, जिसमें युद्धपोत थे, जिसमें ड्रोन थे, जिसमें लगातार हमला करते हुए नागरिक ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें पावर प्लांट आ रहे थे, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट शामिल हो रहे थे, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार चोट पहुंचाई जा रही थी। वो सब तो 40 दिनों में हो गया। अब नया सवाल पूरी दुनिया के सामने इसलिए है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी अमेरिका की इस बातचीत की मेज पर हुई हार के बाद और युद्ध में न जीतने की परिस्थितियों के बाद ईरान के हाथ में है। इसीलिए स्टामर ने जब ओमान के सुल्तान से बात की तो उन्होंने कहा कोई रास्ता तो निकाले अमेरिका और ईरान। शुरुआती बातचीत का बिना किसी समझौते के टूट जाना निराशाजनक है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इसके आगे इसलिए है क्योंकि इन सब के बीच इजराइल की भूमिका को लेकर फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, स्पेन और अब तुर्की खुले तौर पर खिलाफ है। तुर्की के एर्दोगान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो हम युद्ध में कूद जाते। और उन्होंने यह भी कह दिया कि दरअसल अब लेबनान को लेकर ही वो युद्ध में कूद सकते हैं इजराइल के खिलाफ। यह मैसेज है कि बढ़ती हुई दुनिया में वो युद्ध जो 28 फरवरी को शुरू हुआ, इस बातचीत के बाद युद्ध की वो परिभाषा बदल गई और उस परिभाषा को बदलने के लिए अब अमेरिका की उस ताकत को समझना होगा और दुनिया की जरूरतों को समझना होगा और दुनिया की अपनी इकोनॉमिक जरूरतों के मद्देनजर एनर्जी का सवाल और उन सब में होर्मुज़ रूट के कब्जे की कहानी शुरू होती है। प्लान भी बहुत साफ तौर पर जो कहता है वो मैसेज अब खुले तौर पर आने लगा है। संसद के उपाध्यक्ष हाजी बवई ईरान के हैं। इन्होंने कहा कि होर्मुज़ ईरान के लिए एक अति संवेदनशील सीमा है। होर्मुज़ पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है और इसका शुल्क ईरान की करेंसी रियाल में ही चुकाना होगा। यह मैसेज बहुत साफ दिया गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC किसी भी सैन्य जहाज को होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश अगर वो करता है तो जवाब दिया जाएगा। और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह उस वक्त कहा जब ट्रंप यह कह रहे थे कि होर्मुज़ जल्द खुल जाएगा और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यह कह रहा था कि नौसेना के 2 विध्वंसक जहाजों ने जलमार्ग को समुद्री सुरंगों से मुक्त कराने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा असंभव है, कोई भी कुछ शुरुआत नहीं हुई है। और इन सब के बीच तुर्की ने बयान दे दिया कि अगर इजराइल ने आग से खेलना बंद नहीं किया और क्षेत्र में शांति प्रक्रिया में बाधाएं पैदा करता रहा तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल को अच्छा सबक मिले। अब लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्की पर हमला माना जाएगा। यह मैसेज है। मैसेज इस बात का है कि दरअसल अब सबको समझ में आ चुका है, लड़ाई ईरान के जमीन पर कब्जे की नहीं है, वहां पर अपने अनुकूल सत्ता को बैठाने की थी जो संभव हो नहीं पाया। और इस संकट काल की परिस्थिति में दुनिया की अर्थव्यवस्था और एनर्जी अगर प्रभावित हुई है तो दुनिया के हर उस देश को अब उस डिप्लोमेसी के आश्रय चलना होगा जिस डिप्लोमेसी के आश्रय अमेरिका ने चलने की कोशिश तो की लेकिन वो फेल हो गया। और इसीलिए यह जो पूरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जिसका इंतजार इस वक्त वाशिंगटन कर रहा है, व्हाइट हाउस में आज शाम तक, व्हाइट हाउस की शाम, भारत में उस समय सुबह का वक्त होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति कोई बड़ा बयान जरूर देंगे जैसे ही वहां पर जेडी वेंस पहुंचेंगे। और जेडी वेंस के पहुंचने के बाद व्हाइट हाउस की मीटिंग बड़ी मायने रखेगी। माना जा रहा है कि अमेरिकी समय मुताबिक शाम 6 बजे, और उसके हिसाब से अगर 9.5 घंटे की सुई आप आगे बढ़ाते हैं तो भारत में रात के 3:30 बज रहे होंगे और तेहरान में तो उस वक्त अंधेरा होगा, आधी रात का वक्त होगा। लेकिन बहरहाल यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नेतान्याहू इस बीच में यह कहने से चूके नहीं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि हमला इसलिए किए गए क्योंकि ईरान परमाणु हथियारों को बनाने के करीब था और इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बड़ा नुकसान पहुंचा है। ध्यान दीजिए, परमाणु शब्द को लेकर जो मशक्कत अमेरिका ने की, जो मशक्कत इजराइल कर रहा है, एक झटके में कल रात की बातचीत में सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल था परमाणु मसला। उसको तो कई माध्यमों से रोका जा सकता है। इससे पहले समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कर चुके थे। जो उन्होंने ईरान के साथ समझौता किया था उस समझौते को ट्रंप ने तोड़ा और उसके बाद बढ़ गए। लेकिन तब तक किसी को समझ नहीं आया था कि दरअसल ईरान की मौजूदगी एक ऐसे क्षेत्र में है जिसके दायरे में वो पूरा मिडिल ईस्ट आता है, जो दुनिया भर के भीतर एनर्जी की सप्लाई करके एक बैलेंस बनाए हुए है इकोनॉमी को लेकर। और एनर्जी पर टिकी हुई इकोनॉमी अगर प्रभावित होने लगेगी
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा अगर महंगे लॉजिस्टिक के साथ जुड़ता चला जाएगा तो कौन कहां पर खड़ा होगा। इसीलिए यह सीज फायर अमेरिका की जरूरत थी, इसीलिए सीज फायर में होर्मुज़ रूट की चाबी अमेरिका अपने पास चाहता था, और इसीलिए प्लान ए की लड़ाई मिसाइल और ड्रोन की थी। प्लान बी की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक नई डिप्लोमेसी की है, जो इस वक्त अब ईरान शुरू कर रहा है। ईरान क्या, अमेरिका को भी शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की मुश्किल यह है इस वक्त उनके साथ कोई वैसा देश नहीं है जो 28 फरवरी से पहले था। और जब बातचीत हो रही थी और जब नेतान्याहू ने सपने ट्रंप को नहीं दिखाए थे व्हाइट हाउस में जाकर, उससे पहले की परिस्थिति में देखेंगे तो सब कुछ फरवरी के महीने में हुआ है। यानी वाकई 50 दिनों में दुनिया किस तर्ज पर बदल गई और एक झटके में अमेरिका कहां से कहां आकर खड़ा हो गया। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सबको समझ में आने लगा कि अब उसकी अपनी इकोनॉमी, अपनी सामरिक नीति, अपने अलाइनमेंट्स क्या होंगे। पाकिस्तान ने भी डिप्लॉयमेंट कर दिया, सऊदी अरब में 13,000 ट्रूप्स को भेज दिया, फाइटर जेट भी भेज दिए। लेकिन सवाल है कि फाइटर जेट को भेजा गया तो हमले ईरान कर रहा है तो अमेरिकी अड्डों पर कर रहा है। हालांकि इन सबके बीच यह भी जानकारी आई कि अमेरिका बेचने को तैयार है, सऊदी अरब खरीदने को तैयार है F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट। और इसके साथ साथ जो हथियारों की पूरी फेरिस्त वो बेचना चाहता है उन्हीं देशों को जो कि इस युद्ध में नहीं थे, लेकिन अमेरिका की वजह से वो लगातार घायल होते चले गए। उनके सामने नई मुसीबत है, वो किस दिशा में अब ले जाए। तो क्या डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में जो बायलिटरल रिलेशन का जिक्र अब ईरान कह रहा है कि हर देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौता होगा, वो तय करें कि वो अमेरिकी सैनिक अड्डों को अपने यहां रहने देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एक समझौता तो होगा। अब सवाल है कि इसके बाद जो अगुवाई कर रहे थे ईरान की गलीफाफ, जो संसद के अध्यक्ष है, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल बातचीत से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास जरूर अच्छी नीयत और इच्छा शक्ति है, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभव की वजह से हमें दूसरी तरफ यानी अमेरिका की तरफ से कोई भरोसा नहीं था। वो भरोसा जीतने में नाकाम रहे। और ईरानी डेलीगेशन में जो मेरे साथी थे वो मिनाब 168 से आगे सोच वाली के साथ पहल कर रहे थे। मिनाब 168 का मतलब है जो 168 बच्चियां मारी गई, जिस पे मिसाइल गिरा जैसे स्कूल पर, उससे भावनात्मक तौर से आगे निकलकर चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थिति नहीं बन पाई। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अमेरिका हमारे लॉजिक और प्रिंसिपल को अब समझ चुका है, तो हो सकता है अब वो आगे का रास्ता उसी लिहाज से तय करना शुरू कर दे। और हम अपने तौर पर ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को बनाए रखने के लिए, वो एक तरफ मिलिट्री लड़ाई है और साथ साथ में जो अथॉरिटी डिप्लोमेसी होती है, हम दोनों को एक साथ लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 90 मिलियन आत्माओं वाला यह देश एक शरीर है। यानी नेशनलिज्म की इस पराकाष्ठा को खुले तौर पर यह कहने से गरीबाब चूके नहीं कि दरअसल अमेरिका जिस लिहाज से समझौते के लिए बढ़ा था उसका कोई मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि उसको वो चाबी चाहिए थी जिससे दुनिया को वह घुमा सके। और हम 9 करोड़ लोगों के साथ जुड़कर एक शरीर के तौर पर बातचीत कर रहे थे, यानी हमारी डिप्लोमेसी में कोई लाग लपेट नहीं था। जानते थे कि पूरे अस्तित्व की लड़ाई है ये, और इस अस्तित्व की लड़ाई में ना तो डिप्लोमेसी चुकेगी, ना मिलिट्री चुकेगी, ना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चुकेंगे, और ना ही अब होर्मुज़ रूट या खार्ग आइलैंड पर किसी भी तरीके से किसी की पहल भी शुरू करने दी जाएगी। ये सारे मैसेजेस धीरे धीरे उस दिशा में चलते चले गए जहां पर नया सवाल सिर्फ इतना है, अब ईरान प्लान बी के साथ खड़ा है, और उस प्लान बी में दुनिया के वो तमाम देश हैं जो ईरान से संपर्क कर रहे हैं, और अमेरिका के पास अब प्लान बी उस इकोनॉमी का कैसे बनेगा जो बार बार जिक्र अभी भी वाशिंगटन से निकल कर आता है कि हम समुद्र में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। यानी दुनिया को ठहराने का प्रयास अमेरिका अपनी ताकत के साथ करना तो चाहता है, लेकिन युद्ध में सफल ना होना, बातचीत की मेज पर कुछ भी ना मिलना, और इसके बाद की परिस्थिति में ईरान उस ताकत के साथ अपने मैसेज को दुनिया के सामने अगर कन्वे ये कहकर कर रहा है कि हमारे अस्तित्व से अब होर्मुज़ रूट जुड़ चुका है, तो आखिरी सवाल यही है, इस होर्मुज़ रूट का मतलब दुनिया की इकोनॉमी की चाबी ईरान के पास है। खाड़ी देशों के पूरे बिजनेस कैसे किस रूप में होगा इसकी चाबी ईरान के पास है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो एनर्जी से प्रभावित होती है उसकी कीमतों की अप डाउन करने की परिस्थिति ईरान के पास है। और जिस डॉलर के आसरे अभी तक 1974 या कहें 79 के बाद से जो पेट्रो डॉलर चल निकला, अब उसके सामने संकट भी है। इसीलिए ईरान यह कहने से चूका नहीं कि सीज फायर को भी आपने युद्ध का हथियार बना लिया और बातचीत की मेज को युद्ध में तब्दील करने की कोशिश की, उस युद्ध के जरिए जिसमें आप हार चुके हैं और जो आप नहीं पा पाए उसको आप
बातचीत की मेज से हासिल करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।